फ़लसफ़ा मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल, पार्ट 10। बाब नंबर 1, अनैक्सागोरस। अगरचे अनैक्सागोरस बहैसियत फ़लसफ़ी फिसागोरस हर अक्लीतस और पार्मेनिडाइस की हमसरी नहीं करता, ताहम वो तारीख़ी अहमियत ज़रूर रखता है। वो आयूनी था और उसने आयूनिया की साइंसी और अक़ली रवायत को बरकरार रखा। वो पहला शख्स था जिसने अहले एथनीस को फ़लसफ़ा से मुतारिफ़ करवाया। वही वो पहला शख्स था जिसने ज़हन को मादी तग़य्युरात का बुनियादी सबब करार दिया। वो आयूनिया के शहर क्लींसवीना में तकरीबन 500 कबल मसीह पैदा हुआ, लेकिन इसने अंदाज़न 462 काफ़मीम से 432 काफ़मीम तक तकरीबन 30 साल एथनीस गुजार दिए। इसे शायद पेराक्लीस ने एथनीस में आने के लिए राग़िब किया था, क्योंकि वह अपने शहरियों को महज़ब बनाने पर तुला हुआ था। शायद इस पासा जो मलीतस से आया था, इसने पेराक्लीस से मुतारिफ़ कराया था। अफलातून फीडरस में कहता है, यूँ लगता है कि पेरिक्लीस अनैक्सागोरस से मिला। वो साइंसी जहन का मालिक था। इसने इससे बुलंद मौज़ूआत पर सैर हासिल बहस की। अक्ल व हमाकत की सही नोयत का इल्म हासिल करने के बाद, क्योंकि यही अनैक्सागोरस के मुबाहिस के मौज़ूआत हुआ करते थे, इसने इसी से फ़न कलामी की नोयत की हकीकत जानी। ये कहा जाता है कि अनैक्सागोरस ने पूरी पीडीस को भी मुतासिर किया, लेकिन यह बात गैर मुसद्दिका है। दूसरे मुल्कों और ज़मानों के लोगों की तरह एथनीस के शहरियों ने भी इन लोगों की मुखालफत की, जिन्होंने इससे बुलंद तर तहजीब मुतारिफ़ कराने की कोशिश की, जिससे वो पहले से आदी थे। जब पेराक्लीस पर बुढ़ापा गालिब आ रहा था, तो इसके मुखालफीन ने इसके दोस्तों पर हमले कर दिए और इसके खिलाफ महम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने फिडियास पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने इस सोने में खयानत की है जिसे इसे बुतों पर लगाना था। उन्होंने ऐसा कानून राइज किया जिसके तहत इसका मुआवजा करना था, जो मज़हब की पैरवी नहीं करते थे और अशियाए आला थिंग्स ऑन हाई के नज़रियात की तालीम देते थे। इसी कानून के तहत उन्होंने अनैक्सागोरस पर मुकदमा चलाया। इस पर इल्ज़ाम था कि वो ये तालीम देता था कि सूरज सुरह गर्म पत्थर है और चाँद मानिंद ज़मीन है। यह इल्ज़ाम सुकरात के मुस्तग़ीन ने दोहराया था। सुकरात ने इनके इस इल्ज़ाम का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि ये इल्ज़ाम तो मुतरव्वक हो चुका है। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुकदमे का क्या हुआ, अलबत्ता अनैक्सागोरस को एथनीस छोड़ना पड़ा। यूँ लगता है कि पेरिक्लीस ने इसे कायदखाने से निकलवा कर इसके फ़रार होने जाने का इंतज़ाम किया था। वो वापस आयूनिया चला गया, जहाँ इसने एक मकतब की बुनियाद रखी। इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी मौत की बरसी मकतब के बच्चों की छुट्टी की सूरत में मनाई जाती रही। अनैक्सागोरस के ख्याल में हर शय लामतनाही तौर पर नाकाबिल तकसीम है और मादा का कलील तरीन ज़र्रा भी अपने अंदर दूसरे अंसर का कुछ हिस्सा रखता है। अशिया वो नज़र आती हैं जिस अंसर का हिस्सा इनमें सबसे ज़्यादा होता है। यूँ मिसाल के तौर पर हर शय में कुछ आग शामिल है, लेकिन हम इस शय को आग कहते हैं जिसमें आग का अंसर गालिब होता है। एम्पीडोक्लीस की मानंद वो हलाक कायल नहीं है। इसका इस्तदलाल है कि पानी की घड़ी या फूला हुआ चमड़ा जाहिर करता है कि हमें लगे कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ हवा होती है। ज़हन के बारे में इसे अपने पेशरुओं से इख्तलाफ है। इसका ख्याल था कि ज़िंदा अशिया को वजूद में लाने के लिए ज़हन जौहर की हैसियत से इनमें हारिज से दाखिल होता है और यूँ वह इन्हें गैर जी हयात अशिया से मुमताज़ करता है। इसके ख्याल में ज़हन के सिवा हर शय में हर दीगर शय शामिल होती है और बाद अशिया में ज़हन भी होता है। तमाम जी हयात अशिया पर ज़हन कादिर होता है। ये लामहदूद और बज़ाते खुद गैर मुतहर्रिक है। इसमें कोई और शय शामिल नहीं है। ज़हन के सिवा हर शय कितनी भी कलील हो, खुद में तमाम दीगर मुतज़ाद अशिया का हिस्सा रखती है, जैसे गर्मी और सर्दी, स्याह और सफ़ेद। इसके ख्याल में बर्फ़ जुज़वी तौर पर स्याह है। ज़हन तमाम हरकत का सरचश्मा है। यही गर्दिश का बायस बनता है।
जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनिया में फैलती जाती है। ये हल्की तरीन शय को भी मुहीत की सूरत में वसात बख्शता है और भारी तरीन अशिया को मरकज़ की जानब गिराने का सबब बनता है। जहन में यकसानियत है। यह हैवान में भी इसी तरह है जैसे इंसान में। इंसान की बज़ाहिर बरतरी इस हकीकत के बाइस है कि वो हाथ रखता है। जहानत के बज़ाहिर जितने इम्तियाज़ात हैं वो दर हकीकत जिस्मानी इख्तिलाफ़ात के बाइस ही हैं। अरस्तु और अफलातूनी सुकरात को शिकायत है कि अनैक्सागोरस जहन को मुतारफ़ कराने के बाद इसका बहुत कम इस्तेमाल करता है। अरस्तु इस जानब इशारा करता है कि वह जहन को महज इसलिए हरकत का सबब करार देता है क्योंकि इसे हरकत का कोई और सबब नज़र नहीं आता, और जब चाहता है मैकानिकी वजाहत करता है। इसने जबर और तकदीर को अशिया की इब्तदाई बुनियाद मानने से इनकार कर दिया। ताहम इसकी कौनियात में कुदरत इलाही नहीं है। इसके यहाँ अखलाकियात या मजहब से मुतालिक ज़्यादा फ़िक्र मिलती मालूम नहीं होती। ग़रबन वो मुल्हिद था, जैसा कि इसके मुखालफीन ने दावा किया था। फिसागोरस के सिवा इसके तमाम पेशरुओं ने इसे मुतासिर किया था। पार्मेनिडाइज ने इसे इतना ही मुतासिर किया था जितना कि इसने एम्पिडोक्लीस को किया था। साइंस के हवाले से वो बहुत खूबियों का मालिक था। वही पहला शख्स था जिसने ये वजाहत की कि चांद मुनक्कस रोशनी से चमकता है, अगरचे पार्मेनिडाइज की एक मुबहिम तहरीर से ये मालूम होता है कि इससे भी इसका इल्म था। अनैक्सागोरस ने ग्रहणों के लगने का सही नज़रिया पेश किया। वो ये भी जानता था कि चांद सूरज के नीचे है। वो कहता था कि सूरज और सितारे आतिशी पत्थर हैं, लेकिन हम इनकी गर्मी इसलिए महसूस नहीं करते कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। सूरज पेलियोनिसिस से ज़्यादा बड़ा है। चांद में पहाड़ वाक़े हैं और इसका ख्याल था वहाँ लोग बसते हैं। अनैक्सागोरस के मुतालिक कहा जाता है कि वह अनैक्सिमीनीज़ के मकतब से ताल्लुक़ रखता था। इसने यकीनन एयूनियो की साइंसी और अक़ली रवायत को ज़िंदा रखा। इसके यहाँ कोई ऐसी अखलाकी और मजहबी धुन नहीं मिलती जैसी कि फिसागोरस से होती हुई सुकरात तक और सुकरात से अफलातून से गुजरते हुए यूनानी फ़लसफ़ा में जुल्मत पसंदाना तासुब लाए। वह सफ़े अव्वल का तो फ़लसफ़ी नहीं है, लेकिन वह इस एतबार से अहम है कि वह एथनीज़ में फ़लसफ़ा रोशनास कराने वाला पहला शख्स था। वह इन मुहर्रकात में से एक था जो सुकरात को बनाने में मुआवन साबित हुए। बाब नंबर 9, जवाहरीन। जौहरियत के बानी दो शख्स ल्यूसिपिस और डिमोक्रिटस हैं। इन्हें अलग अलग करना मुश्किल है क्योंकि अमूमन इन दोनों का जिक्र एक साथ आता है और बज़ाहिर ल्यूसिपिस की बाज़ किताबें बाद में डिमोक्रिटस के नाम से मंसूब कर दी गईं। ल्यूसिपिस का ज़माना 440 काफ़मीम के लगभग मालूम होता है। वो मलीतस से आया था। इसने इस शहर से वाबस्ता साइंसी अक़ली फ़लसफ़ा को आगे बढ़ाया। वो पार्मेनिडाइज और ज़ेनो से मुतासिर था। इसके मुतालिक इतना कम मालूम है कि एपिक्यूरस, जो बाद अज़ान डिमोक्रिटस का मुकल्लद था, के ख्याल में ऐसे किसी शख्स का वजूद ही नहीं था, और बाज़ जदीद फ़लसफ़े ने इस ख्याल को तस्लीम भी कर लिया है। ताहम अरस्तु के यहाँ इसके बहुत हवाले मिलते हैं और ये बात नाकाबिल कबूल मालूम नहीं होती, क्योंकि अगर इसका वजूद ना होता तो फिर इसके फ़िक्री हवाले किस तरह शामिल होते। डिमोक्रिटस ज़्यादा वाज़ेह शख्सियत था। वो थ्रेस में एबडरा के मुकाम पर रहने वाला था। जहाँ तक इसके ज़माने का ताल्लुक़ है, वो कहा करता था कि वो इस वक्त नौजवान था जब अनैक्सागोरस बूढ़ा हो चुका था। यह ज़माना तकरीबन 432 काफ़मीम का है। ख्याल किया जाता है कि इसने 420 काफ़मीम में शोहरत पाई। इसने इल्म की तलाश में जनूबी और मगरबी इलाक़ों में बहुत सफ़र किया। शायद इसने बहुत अरसा मिस्र में भी गुजारा और वह यकीनन ईरान भी गया और फिर एबिड्रा वापस आ गया और वहीं का होकर रह गया। ज़ीलर इसके मुतल्लिक कहता है कि वो अपने तमाम पेशरवा और हमसर फ़लसफ़ियों में इल्म के एतबार से सबसे ज़्यादा मुमताज़ था और अपनी ज़कावत और रास्त फ़िक्री में सब पर हावी था। डिमोक्रिटस सुकरात और सोफस्ताइयों का हम असर था। तारीख़ी बुनियादों पर हमारी तारीख़ में इसका जिक्र बाद में आना चाहिए था। मुश्किल ये है कि इसे ल्यूसिपिस से जुदा किया ही नहीं जा सकता।
इसी बुनियाद पर मैं सुकरात और सोफस्ताइयों से पहले इसका जिक्र कर रहा हूँ, बावजूद ये कि इसके फ़लसफ़े का कुछ हिस्सा प्रोटागोरस के फ़लसफ़े का जवाब बनता है। वो प्रोटागोरस ही के शहर में रहता था और आहरुल ज़िक्र एक मशहूर सोफस्ताई था। जब प्रोटागोरस एथेंस आया तो इससे बहुत जोश खरोश से खुशामदीद कहा गया। इसके बरक्स डेमोक्रेटिस कहता है, जब मैं एथेंस गया तो मुझे कोई नहीं जानता था। एथेंस में इसके फ़लसफ़े को बहुत अरसा तक नज़रअंदाज कर दिया गया। बर्नेट कहता है, ये वाज़ेह नहीं कि अफ़लातून डेमोक्रेटस के मुतालिक कुछ जानता था। इसके बरक्स अरस्तु डेमोक्रेटस को खूब अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो भी शुमाल से यूनिया का रहने वाला था। अफ़लातून मुकालमात में इसका कहीं जिक्र नहीं करता, लेकिन ये कहा जाता है कि इसके ड्यूजान्स लार्टिस इसे इतना ज़्यादा नापसंद करता था कि वो चाहता था कि इसकी तमाम किताबें जला दी जाएं। हीथ इसके इल्म रियाजी की बहुत ज़्यादा कदरदानी करता था। ल्यूसिपिस और डेमोक्रिटस के मुश्तरका फ़लसफ़ा के बुनियादी तसव्वुरात अव्वलुल ज़िक्र के मरहून मिन्नत हैं, लेकिन जहाँ तक इसकी वजाहत का ताल्लुक़ है, इन दोनों को अलहदा करना बहुत मुश्किल है और ना ही हमारे मकसद के लिए ऐसी कोशिश करना ज़रूरी है। अगर डेमोक्रिटस नहीं तो ल्यूसिपिस के फ़लसफ़ा जौहरियत का मकसद वहदत और कसरत के दरमियान मुसालहत कराने की कोशिश था, जैसे कि पार्मेनिडाइज़ और एम्पीडक्लीज़ ने अपने अपने तौर पर ऐसा करने की कोशिश की है। इनका नुक्ता नज़र अजीब तौर पर जदीद साइंस के नज़रिया की मानंद था और उन्होंने ऐसी ज़्यादातर गलतियों से बचने की कोशिश की जिनकी जानिब यूनानी फ़िक्र राग़िब रही। इनका ख्याल था कि हर शय जवाहर से बनी है और जवाहर अज़रूए हिंदसा नहीं बल्कि मादी तौर पर नाकाबिल तक़सीम है। मज़ीद ये कि जवाहर के मबैन खाली जगह है, अलाव आज़ी जवाहर नाकाबिल मादूम है और वो हमेशा से हरकत में रहे हैं और आइंदा भी हमेशा हरकत में रहेंगे। जवाहर तादाद में लामहदूद हैं और तमाम इक़साम की जौहर की नौइयत एक ही है। इनमें फ़र्क सिर्फ शक्ल और जिसामत का है। अरस्तु का दावा है कि जवाहरीन की राय में जवाहर में गर्मी के एतबार से फ़र्क पाया जाता है। करवी जवाहर जो आग पर मुश्तमिल है सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। वज़न के बारे में अरस्तु डेमोक्रिटस का ये कौल नकल करता है, कोई जौहर जितना ज़्यादा नाकाबिल तक़सीम होता है इतना ही ज़्यादा भारी होता है। लेकिन इस सवाल के सिलसिला में कि क्या जवाहर बुनियादी तौर पर वज़न रखते हैं, इस सवाल पर जवाहरीन के नज़रियात मुतनाज़ी हैं। जवाहर हमेशा से हरकत में थे, लेकिन मुफस्सरीन में इब्तदाई हरकत की नौइयत से मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ात हैं। हसूसन ज़ीलर और दीगर मुफस्सरीन की राय में जवाहर से मुतल्लिक़ यह आ रहा है कि हमेशा नीचे की जानिब गिरते रहे हैं और ज़्यादा भारी और ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं। यूँ ये कम हल्के जवाहर से आ टकराते हैं। यूँ तसादुमात से जवाहर बिलियर्ड के गेंदों की तरह रुख बदलते रहते हैं। यही नज़रिया यकीनन एपिक्यूरस का भी था और इससे ज़्यादा मुअत्तर मामलात में अपने नज़रियात की बुनियाद डेमोक्रिटस के नज़रियात पर रखी है, जबकि साथ ही कदरे कम फहमी से अरस्तु की तनकीद का जायज़ा लेने की भी कोशिश की है। लेकिन ये सोच बहुत माकूल मालूम होती है कि ल्यूसिपिस और डेमोक्रिटस के जवाहर की बुनियादी खसूसियत वज़न नहीं थी। ये ज़्यादा अगलब मालूम होता है कि इनके ख्याल के मुताबिक जौहर बेतरतीबी से इब्तदाई तौर पर मुंतशिर हो रहे थे, जैसे कि गैसों के मुतालिक जदीद नज़रिया हरकत है। डेमोक्रिटस का कहना था कि लामहदूद खला में ना बुलंदी है ना पस्ती, इसने रूह में जवाहर का मुकाबला इन ज़र्रात से किया जो सूरज की शुआओं में इस वक्त नज़र आते हैं जब हवा ना चल रही हो। ये नज़रिया एपिक्यूरस के नज़रिए से बहुत ज़्यादा जहानत का हामिल है। मेरे ख्याल में हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये नज़रिया ल्यूसिपिस और डेमोक्रिटस का होगा। तसादमात के नतीजे में जवाहर भंवर बनाते हैं। बाकी मानदा यूँ अमल करते हैं जैसा कि अनेक्सागोरस का ख्याल है, लेकिन भंवर बनने की वजाहत मिकानिकी तौर पर जहन के अमल से भंवर बनने के ख्याल से एक पेश रिफ़त है। कदीम ज़माने में जवाहरीन की इस बात के बायस आम नदामत की जाती थी कि वो हर बात को इत्तफाक चांस से मंसूब करते हैं। इसके बरक्स वो सहत जबर के कायल थे। वो इसके कायल थे कि हर अमल फितरी कवानीन के मुताबिक होता है। डेमोक्रिटस ने वाज़ेह तौर पर इससे इनकार किया कि कोई बात भी इत्तफाक
कि कोई भी बात इत्तेफाक से हो सकती है। ल्यूसिपस अगरचे इसका वजूद मुतनाज़ है, एक बात कहने के बायस मशहूर है कि कुछ यूं ही नहीं होता बल्कि हर बात किसी सबब या जबर के बायस होती है। यह सही है कि इसने इसकी कोई वजह बयान नहीं की कि दुनिया इब्तदाई तौर पर ऐसी क्यों हुई जैसी ये थी। शायद इस बात को इत्तफाक से मंसूब किया जा सकता है, लेकिन जब एक दफ़ा दुनिया वजूद में आ गई तो फिर इसका इर्तिका नाकाबिल तब्दील मुस्तहकम मेकानिकी असूलों के तहत हुआ। अरस्तु और दूसरों ने इसकी और डेमोक्रिटस की मजम्मत की कि उन्होंने जवाहर की इब्तदाई हरकत की वजह की वजाहत नहीं की, लेकिन इस मामला में जवाहरीन अपने नकादों की बनिस्बत ज़्यादा साइंसी थे। इल्लत को लाजमी कहीं से शुरू होना है, और जहाँ कहीं ये शुरू होती है वहाँ इब्तदाई मुअत्तिया से कोई इल्लत मंसूब नहीं की जा सकती। दुनिया को एक खालिक से मंसूब किया जा सकता है, लेकिन फिर खुद यह हालत की वजाहत नामुमकिन है। दरअसल जवाहरीन का नज़रिया कदीम ज़माने के किसी भी पेश करदा नज़रिए की बनस्बत जदीद साइंस के नज़रिए से ज़्यादा करीब था। सुकरात, अफलातून और अरस्तु के बरअक्स जवाहरीन ने कोशिश की कि वो मकसद या इल्लत गाय का तसव्वुर मुतारिफ कराए बगैर दुनिया की वजाहत करें। किसी वारदे की इल्लत गाय मुस्तकबिल में एक वाक़या है जिसकी खातिर वारिदा होता है। इंसानी मामलात में ये तसव्वुर मुनासिब मौजू है। ना बनाई रोटी क्यों बनाता है? क्योंकि लोगों को भूख लगेगी। रेलवे का निज़ाम क्यों कायम किया जाता है? क्योंकि लोग सफ़र करना चाहेंगे। ऐसे मामलात में अशिया की वजाहत इन मकासद से होती है जो वो पूरा करते हैं। जब हम क्यों का लफ्ज़ एक वाक़या के मुताल्लिक़ करते हैं तो हमारी मुराद दो बातों में से एक हो सकती है। पहला मतलब ये हो सकता है कि इस वाक़ये ने क्या मकसद पूरा किया, या हमारी मुराद ये हो सकती है कि कौन से पहले हालात इस वाक़ये का सबब बने। पहले सवाल का जवाब गायती वजाहत है और दूसरे सवाल का जवाब मेकानिकी वजाहत है। मैं ये नहीं जानता कि ये इल्म पहले किस तरह हो सकता है कि साइंस को इन दो सवालों में से एक का कौन सा सवाल पूछना चाहिए, या क्या ये दोनों सवाल पूछने चाहिए। लेकिन तजर्बे ने यह ज़ाहिर किया है कि मेकानिकी सवाल साइंसी इल्म की तरफ रहनुमाई करता है, जबकि गायती सवाल ऐसा नहीं करता। जवाहरीन ने मेकानिकी सवाल पूछा और एक मेकानिकी जवाब दिया। इनके जानशीन निशात सानिया तक गायती सवाल में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और यूँ साइंस को एक बंद गली की तरफ ले गए। इन दोनों सवालात में यकसा तौर पर एक कमज़ोरी है जिसे अक्सर आम सोच में भी और फ़लसफ़ा में भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इनमें से एक सवाल भी मजमूई तौर पर हकीकत बशमूल खुदा के मुतालिक साफ साफ नहीं पूछा जा सकता। जब तक गायती वजाहत का तसल्लुक है, यह अमूमन जल्द ही एक खालिक या कम अज़ कम एक कारीगर पर पहुंच जाती है जिसके मकसद की तकमील फितरत के अमल में जारी रहती है। लेकिन अगर इंसान इतना शदीद गायती बने और ये सवाल जारी रखे कि हालत का क्या मकसद पूरा होता है, तो ये ज़ाहिर हो जाता है कि इसका सवाल मुल्हिदाना है। अलावाज़ी ये सवाल बेईमानी भी हो जाता है, क्योंकि इसे बामानी बनाने के लिए हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ता है कि यह हालिक किसी और हालिक आला ने तहलीक की है जिसका मकसद इस हालिक ने पूरा किया है। इसलिए मकसद के तसव्वुर का इतलाक़ हकीकत के अंदर ही हो सकता है, ना कि हकीकत कुल पर। मेकानिकी वजाहतों पर दलील का इतलाक़ इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक वाक़े की इल्लत एक और वाक़या बनता है और दूसरे की इल्लत एक तीसरा और अला हाजुल क़ियास। लेकिन अगर हम हकीकत कुल की इल्लत दरियाफ़्त करें तो हम फिर हालत पर पहुंच जाते हैं जो लाजमी तौर पर खुद गैर महलूक होना चाहिए। इसलिए तमाम इल्लती वजाहतें एक खुद मुख्तार इब्तिदा की तालिब हैं। यही वजह है कि जवाहरीन के नज़रिए में कोई हामी नहीं रहती, क्योंकि वह जवाहर की इब्तदाई तहरीकात की वजाहत करना ही छोड़ देते हैं। ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि इनके नज़रियात की वजूहात पूरी तरह तजर्बाती थीं।
जदीद ज़माने में नज़रिया जौहर की बहाली केमिस्ट्री के हक़ाइक़ बयान करने के लिए हुई, लेकिन इन हक़ाइक़ का यूनानियों को कोई इल्म नहीं था।